दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं इतिहास के विभाजन के बारे में। इतिहास के विभाजन से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, या आदि इतिहास काल किसे कहा जाता है, या ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। इन तीनों में डिफरेंट क्या है? तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से हम देखते हैं इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल, इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, यानी आदि इतिहास कहा जाता है। और तीसरा हिस्ट्री। इन तीनों में डिफरेंट क्या है? तो इन तीनों का डिफरेंट जो है हमें परिभाषा से समझ में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल है क्या? जब मानव पृथ्वी पर आया होगा तो उसके पास कौन कौन से उपकरण रहे होंगे जीवन के प्रयोग के दौरान। अगर आप गौर करके समझने का या अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे तो महज कुछ ही चीजें थी, जिनमें से पहला है लकड़ी के उपकरण, और दूसरा है हड्डी के उपकरण। उपकरण का मतलब है औजार। और तीसरा है पत्थर के उपकरण। अब देखिए, प्रारंभिक 2 उपकरण, लकड़ी और हड्डी के उपकरण, ये लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। यानी 100-200 साल बाद क्या हो जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे वो हड्डी हो या लकड़ी हो। बचा कौन रहेगा? पत्थर के उपकरण। और इसी कारण इस काल को क्या कहा जाता है? पत्थर यानी पाषाण, यानी पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि पत्थर के उपकरण खुदाई में आज भी मिलते हैं। अब मानो पत्थर के कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया, जैसे छिद्र करने के लिए ये उपकरण, पशुओं की खाल निकालने के लिए ये देख रहे हैं पॉइंट, इसी तरीके से आग जलाने के लिए 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा। इसी तरीके से बहुत सारे आपको पेबुल दिखाई पड़ेंगे। पेबुल क्या है आगे चल के हम बात करेंगे जब चापर चापिंग कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल ये वह काल था जब मानव जंगलों में पशुवत जीवन व्यतीत करता था। यानी इस दौरान उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसकी कोई लेखन कला नहीं थी। आज हम जब उनका अध्ययन करते हैं तो उनके द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये पशुओं को ऐसे मारते रहे होंगे, पशुओं की खाल ऐसे निकालते रहे होंगे। और उसी काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यानी इस काल में मानव को लेखन कला का कोई ज्ञान नहीं था, कोई लिपि नहीं थी। और पत्थर के उपयोग करने के कारण इसे क्या कहा गया है? पाषाण काल कहा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मनुष्यों का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर करता था। प्रागैतिहासिक काल की प्रगति जितनी भी युग सभ्यताएं हैं उसे पाषाण काल कहा जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। यानी कितना? 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक बीसी है। ठीक है ना? स्मॉल बीसी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? स्मॉल बीसी, कैपिटल बीसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया होगा, यानी मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और उनका हम जब अध्ययन करते हैं तो केवल उनके द्वारा पत्थर के उपकरणों का प्रयोग के आधार पर ही करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आदि इतिहास काल। आदि इतिहास काल क्या है? यानी इस काल में लिपि के क्या है?
स्पष्ट प्रमाण मिल गए हैं, लेकिन उनका अभी तक हम सही से पढ़ नहीं पाए हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे सैंधो सभ्यता के ये बहुत सारे तथ्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो लिखना पढ़ना जानते थे। अब इसको आप 8 नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज इसको हम 8 नंबर कह सकते हैं, लेकिन उस दौरान ये क्या मतलब रहा होगा इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अगर हम इसे 8 पढ़ लेंगे तो इसे यू पढ़ लेंगे तो मतलब नहीं समझ में, उनकी अभिव्यक्ति नहीं समझ में आ पाएगी। यानी आदि इतिहास काल के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, उनकी लिपियां मिली हैं खुदाई में, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ये देखिएगा, ये कुछ चित्र ये भी कुछ लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता का मिला हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ा जा सकता। और जब पढ़ा नहीं जा सकता तो जाहिर सी बात है क्या लिखा ये पता नहीं पाएंगे। तो ये जो लिपियां मिली हुई हैं इसको आप के नहीं कह सकते हैं कि ये के है, इसको एच नहीं कह सकते हैं, ये तो सूर्य का निशान बताया जाता है। लेकिन क्या वाकई में इस सूर्य का पहचान थी ये कहना मुश्किल है। स्वास्तिक वर्तमान में सूर्य का प्रतीक है और माना जाता है कि ये सूर्य के उपासक रहे होंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो यानी ये कुछ तो लिखा है, सांकेतिक लैंग्वेज है, लेकिन हम इसे नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आदि इतिहास काल कहा गया है। इसके अंतर्गत 2 कल्चरों को रखा जाता है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। ध्यान देने की बात है, आदि इतिहास में इन 2 कालों को रखा जाता है। अब कहोगे कि वैदिक सभ्यता में तो वेद वगैरह पढ़ लिए गए हैं। देखिए, वेद पढ़े गए हैं, लेकिन उसका प्रूव्ड नहीं कराया जा सका कि जो लिखा है वो वही है कि दूसरा है। जितने भी ऋग्वेद यानी वेदों को पढ़ा गया है वो उनका एक अनुमान लगाते हैं ऐसा रहा होगा, और इसीलिए आदि इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता इन दोनों को रखा जाता है। वैदिक कालीन ये जो लेखन मिला है इसका भी सही से अध्ययन नहीं किया गया है, अनुमान लगा के बनाया जाता है कि हाँ शायद यही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जिस काल से इतिहास का लिखित साक्ष्य मिलने लगता है और उसका उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, यानी जो हम किताबों में पढ़ें और उसको खुदाई में प्राप्त कर लें उसी को हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब जैसे ये भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट है, ये है महापद्म नंद का। इनके द्वारा बनाई गई नहर का साक्ष्य साहित्य में भी मिलता है और खुदाई में भी मिलता है। तो भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट एक शूद्र शासक होता है और जिसका नाम है महापद्म नंद। क्या नाम है, महापद्म नंद। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो 0.001% ही क्या है, ऐतिहासिक काल है। कितना है, 0.001% ही ऐतिहासिक काल है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ में मानव का विकास का अध्ययन के 2 सिद्धांतों की मान्यता मिले। यानी प्रारंभिक जब प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जा रहा था तो उस दौरान 2 सिद्धांतों का मिला। नंबर 1 विकासवादी सिद्धांत और दूसरा विसरणवादी सिद्धांत। अब विकासवादी सिद्धांत क्या है इसे समझने का प्रयास करिए।
विकासवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत को लुईस मॉर्गन ने 1870 में डेवलप किया और बताया कि डेवलपमेंट का एक क्रमिक सिद्धांत पाया जाता है। यानी सबसे पहले मानव क्या था, जंगली अवस्था में रहा करता था। ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। और जंगली अवस्था में रहने के बाद, यानी ये जंगली अवस्था में इन्हीं चीजों का उपयोग वो करता रहा। दूसरा है बर्बर अवस्था, या इसी को घुमंतु अवस्था कहा जाता है। तो वो जंगलों में या पशुओं को चराया करता था और अपना जीवन इन्हीं पशुओं से भरण पोषण किया करता था। तो पहले मानव जंगली अवस्था में था, फिर बर्बर अवस्था में यानी घुमंतु अवस्था में आ गया। उसके बाद सभ्यता की अवस्था आया, यानी जो सिंधु सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। ये कैसे हुए? सिंधु सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ और इसी को हम आद्य पाषाण युग में भी रख सकते हैं। उसके बाद एक सरल समाज का डेवलपमेंट हुआ। सरल का मतलब है जहां पर वर्ग विभाजन ना हो। वर्ग विभाजन का मतलब है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ग विभाजन है। कोई व्यापार कर रहा है, कोई वर्ग व्यापार कर रहा है, ये वर्ग विभाजन है। सरल समाज का मतलब है एक परिवार का कोई भी व्यक्ति खेती कर सकता है, व्यापार कर सकता है, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक परिवार के व्यक्ति कोई खेती करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई सुरक्षा करेगा, काम करेगा, कोई खेती करेगा। तो ये क्या है? एक सरल समाज है, यानी वर्ग विभाजन नहीं था। इसी को हम सरल समाज कहते हैं। मिश्रित समाज, जिसमें बहुत सारी प्रजातियों का एक साथ रहने की बात हो जाती है। यूनानी और रोमन। रोमन एक आधुनिक सभ्यता को डिफाइन करता है। तो लुईस मॉर्गन ने यह कहा कि मानव का जो डेवलपमेंट होता है उसका एक क्रमिक क्रम पाया जाता है। पहले जंगली अवस्था, फिर बर्बर अवस्था, फिर सभ्यता की अवस्था, पाषाण, आद्य, सरल, मिश्रित, यूनानी और रोमन। ये तत्व कहलाता है विश्रणवादी सिद्धांत, विकासवादी। उसके बाद हम बात करते हैं विश्रणवादी का सिद्धांत। विश्रणवादी का सीधा मतलब होता है किसी एक जगह पर डेवलपमेंट होना और फिर वहां से दूसरी जगह पे पलायन हो जाना। जैसे हम यहां पर देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट है वो इन क्षेत्रों में हुआ, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ। किसी कारण सिंधु सभ्यता का संतुलन खत्म हो गया। तो यहाँ के लोग, जब यहाँ के रहने की स्थितियां अनुकूल नहीं रह गई, तो वो पूरे भारत में प्रवेश कर गए चारों तरफ। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहां सिंधु सभ्यता की जो कल्चर थी इन लोगों की, वो शेष भारत में आज भी दिखाई पड़ती है। जैसे नीम में जल चढ़ाना, केले में जल चढ़ाना, ये सिंधु सभ्यता की परंपरा है और वो आज भी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है। तो विश्रणवादी का मतलब सीधा है, विश्रणवादी का सीधा मतलब है कि एक जगह विकसित हुई और फिर व्यापार के माध्यम से, जनसंख्या प्रवास के माध्यम से, सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से या अन्य माध्यम से दूसरे स्थानों पर पहुंच गया। तो इस तरीके से ये विस्तरणवादी सिद्धांत जो है काफी सटीक बैठता है, क्योंकि मानव जिस स्थान पर रहता है वहाँ के कल्चर में वो डेवलप कर जाता है और फिर जब दूसरी जगह पे पलायन करता है तो वही चीज़ें वहाँ पर वो करना शुरू कर देता है। जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाके बस गए, लेकिन वहाँ की जो वैवाहिक पद्धति है उसको न मानकर वो हिंदुस्तान की वैवाहिक पद्धति को अपनाते हैं।
तो मानव को जो निकटतम अच्छा लगता है आमतौर पर वही करता है। तो अमेरिका में भी ये हवन होना, यज्ञ होना इस बात को दर्शाता है कि कल्चर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि ये चैनल आपको जानकारी में, अध्ययन में मददगार साबित हो रहा है। और कल हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल का समय क्या रहा है, कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए